नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। केंद्र की मोदी सरकार की सबसे प्रमुख योजना की बात की जाए तो वह है प्रधानमंत्री आवास योजना। और इस योजना के तहत एमपी में आज 1,75,000 परिवारों को आवास दिया गया। रीवा में भी प्रधानमंत्री आवास के तहत आवासों में गृह प्रवेश कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन परिवारों को वर्चुअल आधार पर गृह प्रवेश कराया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री का संबोधन भी हुआ। इससे पहले ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया था कि शनिवार का दिन इन परिवारों के लिए एक नए जीवन का शुरुआत होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12,000 गांवों में निर्मित 1,75,000 आवासों के लिए आयोजित गृह प्रवेश कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा कर ली है। अलग अलग संभाग के संभागायुक्त एवं जिले के कलेक्टर को निर्देश दे दिए गए थे। गृह प्रवेश का यह कार्यक्रम 11 बजे से शुरू हो गया था। रीवा संभागायुक्त राजेश कुमार जैन की माने तो रीवा जिले में 35,000 मकान बनकर तैयार हो चुके हैं। उनमें से 800 मकानों में गृह प्रवेश कराया जा चुका है। संभागायुक्त की तरफ से भी लाभार्थियों को शुभकामनाएं दी गई हैं। रीवा जिले में 14,000 मकानों का लक्ष्य इस साल दिया गया है। तो वहीं संभाग की बात की जाए तो 50,000 मकानों का लक्ष्य केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। संभागायुक्त की माने तो 35,000 मकान बनकर तैयार हो चुके हैं, जिनमें से 800 मकानों का गृह प्रवेश आज कराया गया। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आज पूरे प्रदेश में 1,75,000 मकानों में लाभार्थियों को गृह प्रवेश करवाया है। रीवा जिले में भी आज 3500 मकान इस साल बने हैं और उनमें से लगभग 800 मकानों में आज यहाँ पर भी गृह प्रवेश हुआ है। मैं सभी जो लाभार्थी हैं उनको बधाई देता हूँ और बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस साल का लक्ष्य भी हमें 14,000 आवास का रीवा जिले का प्राप्त हुआ है और सारे संभाग की अगर हम बात करें तो लगभग 50,000 मकानों का लक्ष्य इस साल के लिए प्राप्त हुआ है। और मैं सभी हितग्राहियों से अनुरोध करूँगा कि समय पे किस्त लेकर और शीघ्रता से अपना मकान बनाएं और अपने पक्के मकान में रहने का आनंद उठाएं। धन्यवाद। जहां एक और देश, प्रदेश एवं जिले में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौत और संक्रमितों की बढ़ती हुई तादाद हैरान कर रही है, वहीं रीवा में पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल के प्रयासों से संक्रमितों के इलाज के लिए राहत के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पूर्व मंत्री के द्वारा कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय रीवा में नवनिर्मित 18 बिस्तर वाले आधुनिक कोविड सेंटर का लोकार्पण किया गया। विधायक ने जिला चिकित्सालय में 50 बिस्तर के नए वार्ड तथा लिफ्ट सुविधा का भी लोकार्पण किया। पूर्व मंत्री व विधायक राजेंद्र शुक्ल के प्रयास से जरूर ही जिले की जनता को राहत मिलेगी। इस अवसर पर पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि रीवा को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी बनाएंगे। इसके लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। जिला चिकित्सालय में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के विशेष प्रयासों से कई परिवर्तन हुए। अस्पताल का कायाकल्प हो रहा है। जिला अस्पताल में बेडों की संख्या तथा उपचार सुविधा बढ़ने से संजय गांधी हॉस्पिटल में भी दबाव कम होगा। शीघ्र ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की भी सौगात रीवा की जनता को मिलेगी। इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में रीवा को आगे ले जाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि जिला अस्पताल में सुविधाएं बढ़ने के साथ साथ डॉक्टर एवं अन्य चिकित्सा कर्मी सेवा भाव से रोगियों का उपचार करें। जिला चिकित्सालय में आने वाला प्रत्येक रोगी स्वस्थ और संतुष्ट होकर जाए। उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालय में वर्तमान में 167 बेड उपलब्ध हैं। इसे 200 बेड बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं भवन में लिफ्ट की सुविधा हो जाने से रोगियों तथा चिकित्सकों को आने जाने में सुविधा मिलेगी। रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने यह भी बताया कि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के लिए आवास एक बड़ी समस्या थी, लेकिन अब उस समस्या को भी हल करते हुए नई मेडिकल कॉलोनी का लोकार्पण हो गया है, जिससे डॉक्टर्स और तमाम स्वास्थ्य कर्मचारियों को आवास की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज आपने उद्घाटन किया है, क्या सुविधाएं रहेंगी यहाँ पे? मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो प्रोफेसर हों, असिस्टेंट प्रोफेसर हों या असिस्टेंट प्रोफेसर हों, और हमारे तृतीय और चतुर्थ वर्ग के जो कर्मचारी हैं, उनके आवास की एक बड़ी समस्या थी और इसलिए नई मेडिकल कॉलोनी स्वीकृत की गई और कर्मचारियों के लिए आवास HRI टाइप के
तो आज ये सारे काम पूरे हो गए हैं। नए मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हो गया और एच और आई टाइप के जो क्वार्टर्स हैं उनका लोकार्पण हो गया। अब मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर्स और नर्सेज कर्मचारियों के लिए, नर्सेज के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू हो जाएगी। रीवा पुलिस इन दिनों फर्जी कारोबारियों और नकली सामग्री बनाकर कालाबाजारी करने वाले गिरोह पर भी कार्रवाई कर रही है। बता दें कि रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह की एक और कार्रवाई हुई, जिसमें सोहागी थाना क्षेत्र के सोहागी पहाड़ में नामी कंपनियों के नाम से नकली सीमेंट बनाने के अवैध कारोबार की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया। बड़ी नामी कंपनियों के नाम पर बड़े पैमाने पर यह नकली सीमेंट निर्मित की जा रही थी। कई ग्राम पंचायत के सरपंच सहित दिग्गज ठेकेदारों को सप्लाई की जा रही थी। यह सप्लाई आधे से कम दाम में मिलती थी। यह सीमेंट भारी मात्रा में नकली सीमेंट और राखड़ मिलाकर निर्मित की जा रही थी। सीमेंट काले कारोबार का बड़ा भांडाफोड़ एसपी को मुखबिर से मिली सूचना के बाद रायपुर करचुलियान थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह, सोहागी थाना प्रभारी पवन शुक्ला और अमहिया थाने के एसआई ऋषभ सिंह बघेल ने 3 टीम बनाकर की। देर रात मौके से सीमेंट लोड कर रहे वाहन सहित 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सीमेंट के अवैध कारोबार से जुड़े और नाम बाहर आने की संभावना है। सीमेंट करके बेची जा रही है, क्या है प्रॉब्लम है, किस तरह से पकड़ा है, कौन कौन सी टीम इसमें काम की, क्या है? ये सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो है नकली सीमेंट बना रहे हैं, जिसमें 25% ओरिजिनल और 75% राखड़ मिला के और रिनाउंड कंपनियों के नाम पे सीमेंट बनाकर मार्केट में बेचा जा रहा है। उसी आधार पे सूचना पे एक टीम बनी थी, जिसमें थाना प्रभारी सुहागी की टीम थी, थाना प्रभारी रायपुर की टीम थी और थाना प्रभारी थाना मैया से ऋषभ सिंह की टीम थी। इन टीम ने दबिश दिया तो भारी मात्रा में अपना सीमेंट जब्त हुआ। सीमेंट जब्त होने के बाद जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया उसमें ऑटो का ड्राइवर था। इसके अलावा 3 अन्य आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया जाना है। इसमें लालू यादव और उसके भाई वगैरह उसके परिचित हैं, तो उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। टीम पकड़ने में तीनों थाना प्रभारी की टीम, टीआई रायपुर हमारे की टीम थी, ऋषभ सिंह की टीम थी और सोहागी थाना प्रभारी पवन शुक्ला की टीम थी। कोरोना संक्रमण काल में गरीबों को पहले ही कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है। हालांकि सरकार के द्वारा मनरेगा के तहत गांव-गांव में रोजगार देने के लिए आर्थिक बजट का ऐलान भी किया गया, लेकिन गांवों में जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, इस भ्रष्टाचार से मनरेगा के तहत काम करने वाले लोगों को भी पैसा नहीं मिल पा रहा है। लगातार आरोप लगते हैं कि ग्राम रोजगार सहायक द्वारा मनरेगा से मजदूरों का भुगतान नहीं किया गया है। इसी शिकायत को लेकर आज गांव से जिले के एक गांव के मजदूर और गांव के सरपंच ने कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में कहा है कि ग्राम पंचायत बारौव, जनपद पंचायत सिरमौर, जिला रीवा में पिछले 3 महीने से चल रहे निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन मजदूरों का भुगतान और मास्टर रोल रोजगार सहायक द्वारा नहीं दिया जा रहा है, जिसकी शिकायत आज लगातार ग्रामीण कर रहे हैं। मांग हमारी ये है कि 3 महीने से हमारे ग्राम पंचायत बरौ के सारे मजदूर लोग काम कर रहे हैं मनरेगा में, और वहाँ पर 3 महीने से इनका भुगतान न मास्टर रोजगार सहायक गजेंद्र पांडे के द्वारा नहीं निकाला गया, ना ही इनको भुगतान किया गया। ऐसी स्थिति में ये लोग 3 महीने से कैसे खाएं, कैसे रहें, इनकी ये एक समस्या है। इसकी शिकायत हम लोगों ने जनपद सीओ मैडम को कई बार, उप यंत्री श्री राजेश पांडे जी को कई बार हम लोगों ने दी। आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, इसलिए हम लोग व्यथित होकर इनकी समस्या को लेकर माननीय कलेक्टर महोदय के पास ज्ञापन देने आए हैं। कितने मजदूर हैं? मजदूर हमारे 54 मजदूर वहाँ पे काम कर रहे हैं। उनका शिफ्टिंग होती है, तो मैंने लगभग 70-80 मजदूरों। अब ये 3,50,000 हम लोगों ने अपने मटेरियल भुगतान से किसी तरह से इनको किया। अब इनके बावजूद भी कोई सुधार उनमें नहीं आ रहा है, ना ही कार्रवाई हो रही। रोजगार सहायक द्वारा ये कहा जा रहा है कि मेरी पहुंच ऊपर तक भोपाल तक है, मुझे कुछ होने वाला नहीं है। ये 3 महीने से भुगतान नहीं हुआ। जब से निर्माण कार्य चालू हुए थे, निर्माण कार्य भी पूर्ण हो चुके हैं। 2 सड़कें बन चुकी हैं, नाली बन चुकी है, लगभग 30 लाख के ऊपर हम लोगों ने काम कर चुका है। उसका 15% जो मनरेगा का मजदूरी होता है, वो कैसे ये एडजस्ट करेंगे, हमारे ये समझ में नहीं आता। फिर जो जनपद सीओ मैडम हैं, उन्होंने ये कहा कि
आप बहुत सारे लेबरों का वो दे दीजिए, कहाँ से दे दे, जो लोग काम कर रहे हैं उनका आप व्यवस्था बनाइए ना, कि आप 3 महीने से काम कर रहे हैं तो 3 महीने का उनका भुगतान चाहिए। वो आप कैसे एडजस्ट करें, आप आज से स्टार्ट करेंगे तो कैसे हो पाएगा। रीवा कंट्रोल रूम में आज पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें सभी थानों के थाना प्रभारी व एसडीओपी मौजूद रहे। अपराधों की समीक्षा की गई। इस बैठक में डीआईजी SC/ST अपराधों की समीक्षा करने पहुंचे। इसके संबंध में संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। बता दें कि डीआईजी पूर्व में कोरोना संक्रमित थे। कोरोना से जंग जीतकर वह वापस लौटे और एक कोरोना वॉरियर की तरह, एक कोरोना योद्धा की तरह काम पर लग गए। इसके अलावा रीवा पुलिस अधीक्षक भी जिले के अपराधों की समीक्षा की, जिसमें पास्को एक्ट, SC/ST एक्ट और अन्य गंभीर मामले शामिल थे। बैठक में मौजूद सभी एसडीओपी थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठकें हुई, उसमें क्या किस तरह की? ये ज़िले में जो एक तो SC/ST के अपराधों की समीक्षा के संबंध में था, जिसमें हमारे DI साहब आए हैं अभी कोरोना बीमारी से लड़के स्वस्थ होकर। उन्होंने स्टार्टिंग में समीक्षा की। SP साहब दूसरे मौजूद थे, एडिशनल SP महुगंज भी थे और साथ में सारे SDP और थाना प्रभारी मौजूद थे, ऑफिस स्टाफ भी था। बाद में फिर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा अपराधों की समीक्षा की गई, जिसमें पाक्सो एक्ट के जो नाबालिग बच्चियों के अपहरण के संबंधी मामले होते हैं उनकी समीक्षा थी। साथ ही SC/ST एक्ट के और अन्य गंभीर मामलों के अपराधों की समीक्षा की गई है। साथ ही थाना प्रभारियों को तरीके से सही ढंग से काम करने के लिए निर्देशित किया गया है। सर, किस प्रकार के मामले ज़्यादा सामने आ रहे हैं थाने में ज़्यादातर इस टाइम पे? सभी तरह के मामले थे उसमें। जो पुराने मामले हो गए हैं जिसमें अभी तक निकाल नहीं किया गया है थाना प्रभारियों के द्वारा, उनके निकाल के संबंध में निर्देश दिए गए। मिसलेनियस टाइप के मामले हैं वो, साथ ही 420 के मामले थे और जो पाक्सो एक्ट के मामले हैं उनमें विशेषकर निर्देशित किया गया थाना प्रभारियों के निकाल को। रीवा जिले में पुलिस की लाखों कार्यवाही के बावजूद बेखौफ अपराधी खुलेआम लूट और मारपीट जैसी घटनाओं को अंजाम देने लगे हैं। शहर के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। यह घटना भी समान थाना अंतर्गत श्री डेयरी के पास की है। दरअसल डेयरी के बगल में निर्माण कार्य चल रहा था, तभी लूट और मारपीट के इरादे से आए अपराधियों ने स्थानीय व्यक्ति के हाथ में फावड़ा छुड़ाकर उन पर हमला कर दिया और मारपीट करने लगे। सरहंगों ने लूट की घटना को भी अंजाम देना चाहा। करीब 4 की संख्या में सरहंगों ने मारपीट की घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। घटना सर, रात को मैं बालू उठा रहा था यहाँ से अंदर, तो 4 बच्चे इधर से आए, थोड़ा इधर गए और एक मोहल्ले का है यहीं पे का, और मैं देखा कौन है तो इधर तक देखने लगा तो इतने में सब आ गए यहाँ पे। फिर वो बोले मादर चौथ रात को काम काहे कर रहा, गाली गुलैज करने लगे ऐसा। वो बोला मेरा है थोड़ा फेंक देता हूँ। बोले इधर आ, फावड़ा दे, फावड़ा उठाए मारने को लगे। फिर मेरा ये गले का चैन खींचने लगे। इतने मेरा बच्चा, मेरी माँ, मेरा छोटा भाई और विकास सही बोले क्या हुआ क्या हुआ। मैं बोला कुछ नहीं हुआ। फिर इतने में सब आ गए सर बाहर। तो जितने में वो आ गए तो मेरा छोटा भाई बोला माँ मेरे को ढकेल दी अंदर, जाओ अंदर शटर के अंदर डाल दी, और लोग चैन खींच रहे थे। तो जब हम अंदर चले गए तो फिर गाड़ी पटक के और विकास को मार के घसीट के बहुत मारे। अब मैं छत पे इधर से देखा सर, छत पे लगा के कुछ कर भी नहीं पाया ऐसा। विकास आपके कौन हैं? मेरे साले हैं सर। आरोपी कितनी संख्या में? 4 थे सर। एक तो इधर चला गया और 3 इधर भाग गए सर, यहीं तक पैदल ही थे। नहीं पैदल ही थे सर। क्या लगता है पुरानी रंजिश वगैरह कुछ नहीं सर, हमारी तो रंजिश किसी से है ही नहीं। हम तो रहते ही नहीं यहाँ, पर वो चोरी के वारदात से चोर हैं सर। अब है कौन पता नहीं सर। कहीं FIR इनकी FIR वगैरह आपने करवाई? जी सर। कहाँ करवाई? ये सामान चौकी में। क्या बोलोगे? वो बोले हम विवेचना करेंगे 10 बजे सुबह आके, अभी तक आए नहीं, बस करेंगे सर बोले। कितने बजे की घटना है कल? एक करीब 1:30-2 बजे रात की है सर, 1:30 बजे की रात की। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज मध्य प्रदेश में 1,75,000 परिवारों को आवास दिया गया। इस योजना के तहत तमाम परिवारों का गृह प्रवेश कराया गया। इसी क्रम में त्योंथर विधायक श्यामलाल द्विवेदी द्वारा जनपद पंचायत त्योंथर के अंतर्गत ग्राम पंचायत कैथा, फरहती, देउर, कांकर और कलवारी ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों का गृह प्रवेश करवाया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन परिवारों को खुद के मकान में रहने का अवसर मिला, जहां एक और गरीब परिवारों के पास रहने के लिए मकान नहीं होते, वहीं इस योजना के तहत अब वह परिवार खुद के मकान में रह सकेंगे।
वैसे तो सरकार द्वारा लगातार आदेश पारित किया जाता है कि किसानों की जमीन की समस्याओं का निदान हफ्ते या 15 दिन के अंदर ही किया जाएगा, जिसके परिपालन में जिला कलेक्टर के आदेश भी जमीनी राजस्व कर्मचारियों तक बखूबी पारित करते हैं। चाहे गलत फंडिंग को सुधरवाना हो, नक्शा तरवीन करना हो, सीमांकन करना हो, सभी कार्यों को निश्चित अवधि समय पर ही करने का आदेश दिया गया है। लेकिन दुख तो इस बात का है कि ये कर्मचारी न ही अपने आला अधिकारियों की सुनते हैं और न सरकार द्वारा दिए गए नियम कायदों की। अपनी खुद की झोली भरने की लालच में किसानों की पुश्तैनी जमीनों को हेराफेरी कर दूसरे दलालों, सरहंगों के नाम बेहिचक कर देते हैं। जब गरीब किसान इसे सुधरवाने के लिए उनके पास पहुंचते हैं तो अपनी जवाबदेही से पल्ला झाड़ते हैं और अपनी गलती को छिपा लेते हैं। इसी तरह का एक मामला ग्राम हरदोली निवासी लालभोर मिश्रा की पुश्तैनी जमीन का सामने आया है। पीड़ित किसान लालभोर मिश्रा का कहना है कि मेरी पुश्तैनी जमीन ग्राम हरदोली बौसड़ ओवरी की 26 एकड़ है, जिसे पूर्व तहसीलदार जाहर सिंह और उसी समय पदस्थ पटवारी द्वारा जानबूझकर किसी अन्य व्यक्तियों के कहने पर मध्य प्रदेश शासन सरकारी दस्तावेजों में दर्ज कर दी, जो कुछ पैसों के लालच में पकड़कर की गई है, जिससे हमारे परिवार के निवाले छिन गए हैं और कोई कमाई का साधन नहीं है। मेरी उम्र 70 वर्ष हो गई है। मैं राजस्व दफ्तरों का चक्कर काटते फिर रहा हूं, कोई भी हमारी गुहार को नहीं सुन रहे हैं, जिसकी शिकायत कमिश्नर और कलेक्टर रीवा एवं एसडीएम त्योंथर से कर चुके हैं, लेकिन कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है, जिससे आहत होकर पुश्तैनी जमीन का छल कपट कर बनवाया गया शासकीय पट्टा बुजुर्ग किसान परेशान हो गया है। सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। तहसीलदार, पटवारी मिल करके और अन्य लोग जो करवाए हैं अपने नाम, वो भी अपने से मिलजुल करके ऐसा काम किए हैं। यदि ज़मीन वापस यथावत नहीं आती है तो 25 परिवार आत्मदाह तहसील के सामने स्वयं कर लेंगे। कलेक्टर और कमिश्नर के पास आप गए थे, वहाँ से आपको आश्वासन क्या मिला? कि शीघ्र कार्य किया जाएगा और डिस्पैच नंबर हमको दिया गया है, उस डिस्पैच नंबर में नंबर दर्ज है, इसके बाद है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तहसीलदार कौन थे उस समय? जाहर सिंह थे। उन्होंने मतलब आपकी जमीन को सरकारी कर सरकारी प्रतिवादी बना करके या आवेदन दूसरे के नाम कर दिया गया। पटवारी कौन था? इंदभान कोल, मंदिर कोल। तो आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे तहसीलदार के एसडीएम साहब के पास? कुछ नहीं, चक्कर लगाते हैं, अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जहां देश में रोड को लेकर प्रधानमंत्री सचेत दिख रहे हैं, प्रदेश सरकार ग्रामीण अंचलों में रोड के लिए योजनाओं के तहत पंचायतों में कार्य हो रहा है, पर कुछ जगह ऐसे भी हैं जहां विकास कोसों दूर है। विकास के नाम पर खुलकर भ्रष्टाचार हो रहा है, पर प्रदेश सरकार आज भी मध्य प्रदेश की ग्रामीण सड़कों को अमेरिका जैसी सड़कों की बात कर रही है, लेकिन सच्चाई कुछ और है, जो शहडोल जिले के ग्रामीण बताते दिख रहे हैं। प्रदेश सरकार लगातार ग्रामीण अंचलों के लिए करोड़ों खर्च कर रही है, पर शायद प्रदेश सरकार के पैसों का खुलकर दुरुपयोग हो रहा है, जिसकी सच्चाई शहडोल जिले में साफ देखने को मिल रही है। जिले के कई गांव हैं जहां पर केवल भ्रष्टाचार की नींव पड़ी हुई है। कार्य के नाम पर पंचायतों में खुलकर ठेकेदारी चलाई जा रही है, जो ग्रामीणों को झेलना पड़ रहा है। विकास कार्यों के नाम पर पंचायतों में शासन लाखों रुपए दे रही है, पर पंचायत कर्मी शासन के पैसों का खुलकर दुरुपयोग करते दिख रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शहडोल जिले के जनपद बुढ़ार के ग्राम कुल्लूहा का है, जहां ग्रामीण रोड के लिए कई वर्षों से तरस रहे हैं। मामला शहडोल जिले से सामने आया। जनपद बुढ़ार के ग्राम पंचायत कुल्लूहा के ग्रामीण आज इकट्ठा होकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आने वाले चुनाव का पूरे ग्रामीण बहिष्कार करेंगे। मामला ग्राम कुल्लूहा से भटिया रोड का, जहां पर रोड का पता नहीं है। कई सरकारें आई पर आज तक रोड नहीं बन पाई। भटिया से यह रोड कई गांवों को जोड़ता है, पर प्रशासन की नज़र आज तक इस रोड पर नहीं पड़ी। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ ही दूरी पर जैतपुर विधायक का गांव है। कई बार विधायक को इस रोड की जानकारी दी गई, पर आज तक कोई भी कार्य शुरू नहीं हुआ है। यह कैसा विकास कार्य है जो ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गया है?
जहां सरकार बड़ी बड़ी घोषणा करती है, पर इस घोषणा की सच्चाई ग्राम कुल्लूहा में साफ देखी जा रही है। मीडिया ने जब जैतपुर विधायक मनीषा सिंह से बात की तो उनका कहना है कि हाँ, इस गांव के लिए पहुंच मार्ग की रोड खराब है, जल्द ही रोड बनवाई जाएगी, कार्यवाही की जा रही है। पर क्या सच है? कई बार ग्रामीणों ने विधायक को इस मामले की जानकारी दी, पर आज तक रोड नहीं बन पाई। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। कहाँ की हैं? ग्राम पंचायत कुल्लूहा। क्या हो रही समस्या आप लोगों को? यहाँ समस्या ये हो रही कि रोड नहीं बन रहा है, बच्चे लोगों की परेशानी हो रही है और दवाई गोली की परेशानी हो रही है। सब पैदल जा रहे हैं, कीचड़ में फंस जाते हैं। अच्छा, कितने दिन से है ये? जब से यहाँ आई हूँ तब से यही है। आप लोगों ने कभी प्रशासन को इसकी शिकायत नहीं की रोड की? जी की शिकायत। किसके द्वारा की है? पंचायत द्वारा। पंचायत वाले क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं सर, ध्यान नहीं दे रहे हैं। पंचायत वाले भी ध्यान नहीं दे रहे हैं? कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मंजू चौधरी। कहाँ की हैं? कुल्लूहा। कहाँ के हैं? कुल्लूहा, ग्राम पंचायत कुल्लूहा का। कुल्लूहा के हैं जी। ये रोड से आपको क्या दिक्कत हो रही है? रोड से सर हमारे को बहुत दिक्कत है। हम विकलांग आदमी घर से पूरे बरसात में निकल नहीं पा रहे हैं। यहाँ के बच्चों को तब भी है, किसी कोई बीमार पड़ जाता है तो यहाँ कोई गाड़ी भी अगर बुक करके बुलाते हैं तो रास्ते में फंस जाता है, यहाँ आ ही नहीं पाता है। तरह तरह की परेशानी। ये कितने वर्षों से हैं? ये हम जब से जानने लायक हुआ तब से रह गया। इसमें कोई न मिट्टी डलवाया न कोई रोड बनवाया। क्यों आप लोगों ने, आपके यहाँ विधायक हैं यहाँ पर नज़दीक में ही हैं? अरे है तो सब लोग, लेकिन वोट के समय आते हैं, वोट जहाँ दिए वहाँ इसके बाद रोड खत्म हो जाता है। अब अगर इस बार नहीं हुआ ये रोड हमारा तो हम सर इस साल अपने पंचायत से कोई वोट न दिलवाएंगे किसी को हम। अच्छा, वोट नहीं देंगे इस बार? बिल्कुल नहीं देंगे, हमारी वादा है। हम पूरा गुट बनाएंगे, गांव के एक इकट्ठा होंगे, क्योंकि हमको सबको चलना है ना इस रोड से। अच्छा, एक को तो नहीं चलना है। यहाँ से मेन रोड कितने दूर है? यहाँ से मेन रोड है 3 किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर है भटिया तक, 2 किलोमीटर। क्या नाम है आपका? उमेश चौधरी सर। जो जहाँ के सारे ग्रामीण इकट्ठे होकर के उन्होंने विरोध कर रहे थे सभी लोगों ने, उनका ये कहना है कि ये रोड जब से देश हमारा स्वतंत्र हुआ होगा तब से रोड नहीं बना, और सही में वो रोड नहीं बना हुआ है, जो कि बहुत पुराने समय का भी दिख रहा है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि बगल में ही हमारे गांव के बगल में ही विधायक जी हैं, उनसे भी कई बार निवेदन किया गया मगर नहीं हुआ। तो इस पर क्यों नहीं हो रहा है मैडम ये काम? इसमें सही बात है, ये हमारे जैतपुर में सबसे बड़ा ऐतिहासिक भटिया मंदिर है और यहाँ पे मान लीजिए 50 गांव लगे हुए हैं इस भटिया मंदिर के आसपास। और यह जो आप कुल्लूहा वाली रोड की बात कर रही है, निश्चित ही एक 3-4 गांवों को जोड़ता है ये रोड। और यह रोड मैं जानती हूँ, जब से मैं देख रही हूँ ये रोड वाकई में नहीं बन पाया है और अब इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसमें मैंने प्रधानमंत्री और आरईएस, पीडब्ल्यूडी तीनों विभाग से मैंने बात की है कि इस रोड को आप प्रपोजल तैयार करिए और जैसे ही हमारे ज़िले के प्रभारी मंत्री बनते हैं तो उस प्रभारी मंत्री बनने के बाद ही बैठक में इस प्रपोजल को पास किया जाएगा। और अभी तो कोरोना के चलते अभी कोई भी नया काम स्वीकृत नहीं हो रहा है। इस वर्ष से उम्मीद कर सकते हैं ग्रामीण लोग की रोड बनने की तैयारी चालू हो सकती है? हाँ, इस वर्ष पूरा प्रयास मैं कर रही हूँ कि ये हो जाए, क्योंकि ग्रामीणों का यह भी कहना है कि अगर इस बार रोड की तैयारी नहीं होगी तो हम लोग इस बार वोट नहीं देंगे, इस प्रकार से ग्रामीणों का नहीं। कहना है। वो उनका मांग जायज़ है और उनकी समस्याएं भी है। लोग साइकिल और मोटरसाइकिल से भी नहीं चल पाते, मैं भी वहाँ से निकली हूँ कई बार, तो वो निश्चित वो रोड को बनना चाहिए और इसके लिए मैं प्रयास भी कर रही हूँ। और यहाँ पे जितने भी रोडें हैं छोटी छोटी, जैसे ग्रेवल रोड वगैरह बननी चाहिए, जहाँ अभी बहुत मांगे, वो सारे प्रस्ताव मैं दे चुकी हूँ अपने जिला अधिकारियों को। और जो प्रदेश लेवल से अगर बनने वाला प्रधानमंत्री से जोड़ना है तो उनके लिए भी मैंने प्रस्ताव बना लिया है कि वो बड़े स्तर पे प्रधानमंत्री रोड पे जुड़ जाए ऐसा करके, और छोटे हैं जो जिले से हो सकते हैं वहाँ पे हमने रखा है। मैं बस नाम बता दें एक बार। विधायक जैतपुर शहडोल जिला मनीषा सिंह। जहां देश के प्रधानमंत्री का सपना था गरीबों को पक्के मकान बनाना, वहीं प्रदेश सरकार भी आवास जल्द देने के प्रयास में थी। बता दें कि लगातार प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करते दिख रही है। वहीं आज दिनांक को प्रधानमंत्री आवास को लेकर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को संबोधित किया। प्रदेश के सभी जिलों में आज प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों ने गृह प्रवेश किया, जहां शासन प्रशासन के लोग भी मौजूद रहे। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। बहुत सारे बने हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं था हम सारे आवासों का उद्घाटन करें। हम यहाँ पर 5 आवासों का उद्घाटन किए हैं जो बहुत ही अच्छे थे। आवास हितग्राहियों ने बहुत अच्छा बनाया और उसका आज हम लोगों ने उद्घाटन किया। 11 बजे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लाइव भी हम लोगों ने देखा, सब लोगों ने।
और उसके बाद ये उद्घाटन वगैरह हुआ। मैम आज तो देखा जा रहा है कि ग्रामीण अंचलों में लाइट ही नहीं है। हाँ हाँ। मैं जहाँ भी 5-6 गांव पे जा कर के देख रहा हूँ, जो इंतजार करते रहे उनका संवाद सुनने के लिए, मगर लाइट कहीं पर भी नहीं थी। हाँ, ये मैं बात की यहाँ पर संबंधित जेई से इस क्षेत्र के, तो उन्होंने कहा कि ये मतलब अपने चचाई से ही ये बंद है, वहीं से शायद चल रहा है इसका मेंटेनेंस जो भी है, तो वो आ जाएगा, थोड़ी देर इंतज़ार करिए। तो हम लोगों ने थोड़ी देर इंतज़ार भी किया, 15 मिनट बाद लाइट भी आ गया। फिर देखा जा रहा है कि मैडम इसमें आवास में हितग्राही के साथ साथ और लोगों ने भी मेहनत की है, जो जनपद के कर्मचारी से भी अधिकारियों ने भी किया है, जो आज ये प्रधानमंत्री का सपना पूरा होते दिख रहा है ना। इस पे अभी तक अपने जनपद से कई पंचायतें जहाँ पर अच्छा कार्य किए गए हैं, तो इस पे क्या मैडम आपके द्वारा किस प्रकार से इस पे कुछ आगे के लिए कुछ बोला जा रहा है? निश्चित ही इसमें जनपद स्तर के सारे अधिकारी कर्मचारियों ने बहुत मेहनत किया, उन्होंने बहुत मॉनिटरिंग भी किया कि दिन रात इसमें क्या अच्छा होना चाहिए, हितग्राहियों का पैसा उन्हें मिले, ये सारा मॉनिटरिंग जनपद स्तर के सारे अधिकारियों ने किया। और निश्चित ही इसमें हम आगे उन्हें प्रोत्साहन देंगे, प्रोत्साहित करेंगे, अच्छा और आगे करें, ऐसा करके हम उनका सहयोग करेंगे आगे। जी धन्यवाद। उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना अंतर्गत सूदखोर के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिले के पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार सूदखोरों व सफेद पोश अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किए जाने के निर्देश में लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसके पूर्व भी सूदखोरों के खिलाफ थाना नौरोजाबाद में अपराध पंजीबद्ध कर सफेद पोश आरोपियों को जेल भेजा गया था। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। ये सूदखोरी का जो प्रकरण है मैडम, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। कृष्णपाल साहू यही कस्बा का है, वो हमारे पास आवेदन लेकर आया था कि वो कॉलरी में काम करता था उमरिया में पहले, तो वहीं उसका संपर्क जितेंद्र सिंह से हुआ था, जिससे उसने कुछ पैसे उधार लिए थे, जिसका वो 20% की दर से उससे ब्याज ले रहा था, जिसका वो पैसे पूरा ब्याज चुका भी चुका है। उसके बाद भी उसको पूरे चेकबुक और पासबुक और पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह अपने पास रखा हुआ है साइन करा के, और उसे वापस भी नहीं कर रहा, और उसके पैसे जब भी अकाउंट में आते हैं उसे वापस निकाल लेता है बिना बताए उसके। तो इसी आवेदन पे जांच पर से फिर हमने इसके खिलाफ कार्रवाई की है और 384 कार्य एक्ट के तहत तथा SC/ST के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। जितेंद्र सिंह अपने भाई के साथ, भाई मृगेंद्र सिंह के साथ मिलकर और कभी अपने खाते में कभी मृगेंद्र सिंह के खाते में पैसे ट्रांसफ़र करता रहता है उसके अकाउंट से। ये अपराध अभी पाया गया, आगे विवेचना जारी है। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।